नमस्कार। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई ऐसी सीरीज़ या ऐसी मूवी बनती है जिसमें काफ़ी सवाल उठते हैं और उन सवालों को जवाब ढूंढने की भी कोशिश की जाती है। अधूरा नहीं होता, लेकिन एक अधूरेपन के साथ आपको छोड़ जाती है जवाब ढूंढने के लिए। इस साल की कहूँ या अभी तक की कहूँ, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ जब से मैंने सीरीज़ देखना शुरू किया है, मुझे लगी मॉन्स्टर द ईडी गेन स्टोरी। अभी बात यह है कि ये अच्छी लगी बोलना भी बहुत कंट्रोवर्शियल है समाज के लिए। अभी कोई इसको अच्छा इसलिए बोल रहा है कि टेक्निकली वेल मेड, एक्टिंग तो खैर कोई कह रहा है कि ऑस्कर मिलने जैसा, ये एमी मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो एमी तो जिस छोटे लड़के ने एडल्सेंस किया था उसको भी मिला। उसने भी सचमुच बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी और वो सीरीज़ भी मेरी एक बहुत ही पसंदीदा सीरीज़ है, एडल्सेंस। लेकिन मॉन्स्टर द ईडिगन स्टोरी से पहले भी दो मॉन्स्टर के उनके पहले के सीरीज़ आ चुके थे। एक डामर का और दूसरा वो दो भाई जिन्होंने वो कत्ल कर दिया था घर में पेरेंट्स का। वो सब भी मैंने देखा था। लेकिन ईडिगन स्टोरी एक ऐसे गहरे साइकोलॉजी को छूती है, इतना गहरा शायद पिछले वाले एपिसोड्स नहीं लगे मुझे। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर से देखने में जैसा लगता है वैसा नहीं है। पहली बात है कि मैं मॉन्स्टर उस इंसान को नहीं कहूँगा ईडिगन को जिसके नाम पे ये बनाया गया है। जिन्होंने स्टोरी लिखी, जिन्होंने कहानी बनाई, उनको भी शायद ये लगता होगा। और एक जगह है भी, एक सीन में भी, कि वो जब हेलुसिनेट करता था, लोगों को देखता था जो एक्चुअली में नहीं होते थे। तो उनमें से ही एक ऐसा कन्वर्सेशन है जिसमें कहा गया है कि समाज को ज़रूरत है मॉन्स्टर्स की, क्योंकि जब तक हम मॉन्स्टर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम सेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमें विधर्मी, पाखंडी लोग चाहिए जिससे हम खुद को बोल सके कि हम बहुत धार्मिक हैं। तो क्रिएशन होता है समाज से। इस स्टोरी में अगर एक्चुअल में कोई मॉन्स्टर था तो वो थी ईडिगन की माँ। और माँ कहूँ या माँ ही सही है, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने माँ से वो लड़का था। डर था, क्योंकि उसको बहुत पहले से ही कहा गया था कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या गलत है, क्या सही है। इतना ज़्यादा कहा गया कि वो इंसान खुद सोच ही नहीं पाया कि एक्चुअल में क्या सही है या क्या गलत। इस सीरीज़ की कहानी, इस सीरीज़ के सीन, ये सब में नहीं जाते हैं। अगर आपको देखना है तो सीधा सीधा देखो ये सीरीज़, वरना मत देखो। और अगर देख रहे हो तो क्रिटिसाइज देखते देखते मत करो, क्योंकि अगर देखते देखते आप क्रिटिसाइज करोगे तो इस सीरीज़ की असली भावना को आप पकड़ नहीं पाओ। कहानी कोई सुनाने जैसी है नहीं कि ये हुआ था, ये हुआ था, इसका मर्डर हुआ था, उसका ये किया था। बहुत ब्रूटल सीन्स, ये वो, डेड बॉडीज़ निकालना कब्र से, ये करना वो करना, ये सब को एक तरफ मैं रख देता हूँ। अगर टेक्निकली देखा जाए तो अच्छी है, एक्टिंग वाइज देखा जाए तो क्लासिक है। क्योंकि उस इंसान ने जिसने ईडिगन की एक्टिंग की है, कैसे कैसे कर सका वो ऐसा एक्टिंग, ये मैं देखते वक्त लास्ट में भी यही सोच रहा था कि इसी वजह से इतना आगे है आज सिनेमा, हॉलीवुड का या दूसरे भी किसी देश में। इस तरह के लुक वाइज देखने में भी ओरिजिनल लोग वो कहाँ से मतलब लाते हैं और उन लोगों से ऐसी एक्टिंग कराते हैं, ये बड़ी अजीब बात है। क्योंकि लुक वाइज भी ऐसा आदमी चलो अगर मिल भी जाए, लेकिन उससे
उसे एक्टिंग भी उतनी ही अच्छी आती है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो जब आप ईडिग इन स्टोरी देखोगे तो सबसे पहली बात है कि अपन लास्ट एपिसोड तक देखो और उसके बाद सोचो, देखते देखते मत सोचना। तो आपको बहुत लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये सब नहीं बनाना चाहिए, ये वो। लेकिन देखते देखते कभी जज मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट सीन्स उस फिल्म में लास्ट का ही है, एकदम लास्ट वाला शॉट, जिसमें उसकी माँ वो स्वेटर बुन रही है, बाजू में वो बैठा हुआ है। जबकि कहानी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी, लेकिन लास्ट सीन में वो मतलब उसको लगता है कि माँ है ही, और उसके बाजू में वो बैठा है और दोनों घर के बरामदे में बैठे हुए हैं, एक खाली शहर, एक खाली जगह। तो अभी मेन बात है कि वो सीन इम्पोर्टेंट क्यों है। वो सीन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शहर खाली ही है। हमारे दिमाग में क्या रहता है? समाज। हम अगर ऐसा सोचे कि मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कब खाना है, कब सोना है, कब ऑफिस जाना है, कब घर के लोगों से बात करनी है, कब बिजनेस करना है, कब नौकरी करनी है, ये सब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं चलेगा। क्योंकि इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ लोग देंगे कि फिर चलेगा कैसे, खाएगा क्या, ये वो, फिलोसॉफी से नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ बात फिलोसॉफी की नहीं है, यहाँ बात नेचुरल है। करो आप सब कुछ, लेकिन इन्फ्लुएंस हुए बिना ये बहुत मुश्किल है। समाज का, परिवार का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा ही। पहले भी मैं बोला था कि एक सत्य है कि एक चित्त होता है, एक मानव की दशा होती है मन की, जो दशा स्त्रैण है मतलब फेमिनाइन है, और एक दशा है जो पुरुष है मतलब मैस्कुलिन है। अभी पुरुष दशा और स्त्री दशा का मतलब बायोलॉजिकली एक लड़का या लड़की से मैं नहीं कह रहा हूँ। फेमिनाइन चित्त की दशा सारे जिन लोगों को हम लोग अपने भगवान का स्वरूप मानते हैं, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, कृष्ण, ये सब जो थे, इनको पूर्ण इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर स्त्रैण चित्त और पुरुष जो समय के अंदर है, दोनों का बैलेंस था। समय के अंदर रहकर स्त्रैण चित्त को धारण कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि भगवान की श्रेणी में इंसान ही पहुंच सकता है, इंसान जन्म से ही, और शायद उद्देश्य भी यही है। अभी वो ऑल टुगेदर अलग टॉपिक नहीं है, मैं यहाँ इसलिए कहूँगा क्योंकि ईडिग इन स्टोरी इसी बात को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करती है। इसमें जो ईडी रहता है, उसकी जो मम्मी रहती है, माँ, वो माँ से इंस्पायर नहीं है, उसका चित्त स्त्रैण है। वो विश्वास, समर्पण, इन सब चीज़ों पे विश्वास करने वाला एक लड़का है कि माँ कह रही होगी तो सही ही होगा, माँ ने कहा है तो सही होगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ उनसे कि मैं उन पर विश्वास करता हूँ। लेकिन उसकी माँ का चित्त स्त्री जैसा नहीं है। स्त्री जैसा नहीं है मतलब फिर वही गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ऐसे समझते हो कि स्त्री का एक मनोभाव होता है और पुरुष का। बायोलॉजिकली बिल्कुल भी मत सोचना इस चीज़ को। स्त्रैण चित्त नहीं था, चित्त लड़के का था, स्त्रैण चित्त, फेमिनाइन चित्त। लेकिन उसकी माँ पुरुष चित्त से प्रभावित। पुरुष चित्त मतलब भी सिर्फ बुराई नहीं, वहाँ पर क्या हो जाता है, डोमिनेशन आता है, समर्पण खत्म हो जाता है। तो डोमिनेटेड करने का जो नेचर है, किसी को डोमिनेट करने का जो नेचर है, वो नेचर मैस्कुलिन नेचर है। और समर्पण और ग्राहक जो होता है, जो मान लेता है कि चलो जो हो रहा है वो ठीक ही है, मैं उसमें कुछ खास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है उस पर मेरा कोई वश नहीं, सब प्रकृति की लीला है, वहाँ पर स्त्रैण चित्त आता है।
ध्यान की गहराइयों में जाकर एक बायोलॉजिकल बॉडी वाला पुरुष और एक बायोलॉजिकल बॉडी वाली स्त्री भी दोनों उस स्थान पे पहुंच सकते हैं। पुरुष और प्रकृति का जो हम लोग मेल बताते हैं, अर्धनारीश्वर शिव की बात करते हैं, वो एक्चुअली टाइम और स्पेस का मेल है, जहाँ पर जाके ध्यानस्थ, मतलब वहाँ पर जाके और करने के लिए कुछ बचता नहीं है, वो अद्वैत की अवस्था है। लेकिन उस अवस्था के पहुँचने से पहले समाज है, जन्म है, कर्म है, सब कुछ है। अभी ईडिगन स्टोरी में अगर हम फिर आते हैं तो वहाँ बात ये हो जाती है कि जब भी हम पुरुष चित्त संपन्न किसी से डोमिनेटेड होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ईडी बन जाएगा, वो बात नहीं है। और वो नहीं ही बनना अच्छा है समाज के लिए, लेकिन वो क्यों बना और वो अंदर से कितना दुखी इंसान था, ये इस सीरीज का सार है। क्योंकि इसके बाद अगर आप डीपली देखोगे तो विश्वास करके ये भी हालत हो सकता है, एक गहरे प्यार से ये भी हालत हो सकता है, ये बताने वाली बात है। तो गलती कहाँ पर हो गई? ईडी से चलो समाज बुरा है तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है। बुरा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हो जाते हैं जैसा वो हो गया। उसको, उसकी गलतियों को, उसके कर्मों को नापने से पहले ये समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या था। और वो एक ही चीज़ चाहता था, और वो था प्यार। कि जो मुझसे प्यार करे मैं उसके सामने टोटली समर्पित हूँ। और सबसे अजीब बात, सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि उसने जिस लड़की से भी प्यार किया, वो लड़की भी पुरुष चित्त से प्रभावित लड़की थी। उस लड़की ने भी किसी ना किसी तरीके से ईडी को यूज़ किया। लेकिन ईडी क्या सोचता था कि माँ की छवि शायद मुझे, वो विश्वास, वो प्यार शायद मुझे इससे भी मिले। वो जो प्यार की एक अनंत इच्छा, प्यार पाने की और वैलिडेशन पाने की, वो इच्छा जब बहुत बार समाज कुचलता है तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं घटे। लेकिन इन घटनाओं पे नहीं जाते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम है। ऐसी घटनाएं एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा क्या मतलब नहीं के बराबर ही होती होंगी, लेकिन नहीं। लेकिन एक्सट्रीम दिखाया ये बहुत अच्छा किया। एक्सट्रीम दिखाया ये बहुत अच्छा इसलिए किया क्योंकि इस सीरीज़ में ये भी दिखाया गया है कि उस एक्सट्रीम से इंस्पायर होकर साइको जैसे बाद में जितने भी हॉलीवुड के हॉरर फिल्में, हॉरर जॉनरा, बहुत कुछ ऐसी फिल्में, हॉलीवुड नहीं, बाद में उससे इंस्पायर होकर बहुत देशों की, हमारे यहाँ के फिल्मों पर भी असर पड़ा इस चीज़ का। मतलब एक समाज उस चीज़ को बुरा तो कहता है, उसकी मॉन्स्टर्स एक्टिविटी को, लेकिन वही समाज थिएटर के स्क्रीन पे उस चीज़ को एंजॉय भी करता है। तो परोसा क्या जाए? कहते हैं ना कि हॉरर और सेक्स बिकता है। लेकिन अगर आप हॉरर और सेक्स, ये दोनों चीज़ों के बारे में सामने बैठ के किसी से बात करो तो लोग बोलेंगे ये दोनों ही बहुत गलत है, भूत की बात नहीं करनी चाहिए, भूत प्रेत ये हॉरर सब होता नहीं है, बेकार बात है। और सेक्स तो खैर छोड़ ही दो, सेक्स की बात करोगे तो आपको कहेंगे कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप बहुत ही ख़राब इंसान हो क्योंकि आप सेक्स का टॉपिक पे डिस्कशन करते हो, ये तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बिक सबसे ज़्यादा रहा है, ये दोनों चीज़ें। हॉरर जॉनरा में सेक्स डालना बहुत पहले से शुरू हो चुका था फिल्म इंडस्ट्री में। जो कहा जाता था कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका डिमांड है। क्यों है? अगर ये दोनों ही बातें गलत हैं तो क्यों डिमांड है? इसलिए क्योंकि कहा गया है कि ये दोनों ही बातें गलत हैं। और डिमांड में है मतलब इंसान के गहरे साइकोलॉजी में ये छुपा हुआ है। लेकिन आप अपने गहरे साइकोलॉजी को ढक नहीं सकते हो बड़ी बड़ी बातें कर कर। ये जो छुपा हुआ चेहरा है मास्क के पीछे,
वो चेहरा बाहर आने से हमें ईडी जैसे कैरेक्टर मिलते हैं। वो जो स्किन काट के चेहरे का वो जो पोस्टर में भी है, और उसके सीन भी बहुत हैं सीरीज़ में, कि वो लाशों का स्किन काट के ऐसे लगा लेता था चेहरे पे और अपनी माँ का, और सोचता था कि माँ है, और ये वो सब बहुत ही कुछ लोगों को लग सकता है कि डिस्टर्बिंग है, लेकिन उसको उस तरीके से नहीं देखा जाए। वो क्या है, लाशों का स्किन मतलब सड़े हुए सामाजिक चिंतनों का स्किन, विचारधाराओं का स्किन, उससे बना हुआ मास्क। वो मास्क चेहरे पे लगा के ही समाज में हम जीते हैं। विचारों का मुखौटा, और लगता है कि नहीं हमारा कोई है, और कोई है मतलब नहीं, समाज हमारे साथ है। मेरे 10 दोस्त हैं, मेरे 3 दोस्त हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी हस्बैंड है। इस चीज का दिलासा दिलाते हैं कि इतना सारा मुखौटा है, कोई तो है, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं है। ये हालत में पहुंच के तैयार होता है ईडी। क्यों? क्योंकि ये हालत में पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपको ईडीगिन बना देगा, तो दूसरा रास्ता आपको बुद्ध भी बना सकता है। फर्क यहीं पे है। मॉन्स्टर वो इंसान नहीं है, मॉन्स्टर वो विचारधाराएं हैं जो मॉन्स्टर पैदा करती हैं। यही इस सीरीज की सबसे खूबसूरत बात है। इतना डिटेलिंग का स्क्रिप्ट राइटिंग, मैं सच कहता हूं मुझे तो याद नहीं है मैंने लास्ट कब देखा था। पहले के 3-4 एपिसोड आपको थोड़े से फिल्मी, थोड़े से ऐसे लगेंगे जो स्टोरी को खड़ा करने के लिए ज़रूरी था, लेकिन आप लास्ट के एपिसोड की तरफ जब आते जाओगे, चौथे एपिसोड से 8 एपिसोड का है, 1-1 घंटे का करीबन एक एपिसोड है, लास्ट के तरफ जब आप आते जाओगे तब आपके अंदर एक्चुअल डर पैदा हो। और वो डर लेकिन भूत, मर्डर, खून, वो कब्रिस्तान और ये सब जो दिखाया गया है, लाश लेके आ रहे हैं घर में और काट रहे हैं, वो करें, वो सब का डर नहीं था। ये सीरीज डराता है समाज के उस सबसे गहरे जहर से जिसके द्वारा प्रभावित हम सब जीते हैं। ये सीरीज डराता है कि कहीं मेरे अंदर भी ऐसा तो कुछ दबा नहीं है। आप अपने अंदर एक बार झांकते हो, फिर सोचते हो कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये आदमी मॉन्स्टर है। अगर रावण को नहीं बनाया जाए, अगर दुर्योधन को नहीं बनाया जाए, अगर शकुनी को नहीं बनाया जाए, तो क्या रामायण और महाभारत लिखा जा सकता है? नहीं। आपको बनाना ही पड़ेगा रावण किसी को राम साबित करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये साबित करने के लिए बनाने के चक्कर में हमने पूछा नहीं कि तू क्या रावण बनने के लिए तैयार है, या आपको हम राम बना रहे हैं, चलेगा आपको? ये नहीं हुआ, बना दिया गया। क्योंकि हमें इंसान की इंडिविजुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि समाज का बैलेंस कैसे हो। समाज का बैलेंस प्रकृति का बैलेंस नहीं है, प्रकृति का बैलेंस बिल्कुल अलग है। नेचर जब बाढ़ लाएगी, भूकंप लाएगी, सूखा लाएगी, युद्ध कराएगी, युद्ध कराएगी मतलब करता इंसान ही है, लेकिन हो जाता है वो जो ध्वंस, उस टाइम नेचर ये नहीं देखती है कि आप एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अगर बाढ़ में लोग बह जाते हैं तो अच्छा भी बह जाता है, बुरा भी बह जाता है वहां, लेकिन राम और रावण का फर्क नेचर में नहीं है। जो सब अच्छे लोग बच गए, वर्ल्ड वार हुआ, सब अच्छे लोग बच गए,
और सब बुरे लोग मर गए। ऐसा बैलेंस तो नेचर करता नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बम गिराया गया, जितने लोग मरे गए, हजारों, उसमें तो किसी ने यह तय नहीं किया था कि अच्छे लोगों पर बम मत फेंकना और बुरे लोगों को मार देना। क्योंकि एक्चुअल में लोगों को पता है कि ये अच्छा और बुरे का फर्क, जो जापान और अमेरिका भी अपने मन में तय करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये सब किया था, ये फर्क पैदा ही किया है इन देश के लोगों ने, सत्ता ने। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछो कि ये किया क्यों, तो सामने वाला ही कहेगा कि मेरे ऊपर वाले का ऑर्डर था, मुझे देश बचाना था, मुझे राष्ट्र बचाना था। लेकिन ये राष्ट्र भी बनाया आप ही ने है ना। अच्छाई के नाम पे कोई फांसी चढ़ जाएगा कि मैं देश के लिए फांसी चढ़ रहा हूं, मैं देश के लिए मर रहा हूं। लेकिन आपको कहा किसने है ये करने के लिए? क्योंकि वैलिडेशन समाज से नहीं, अपने से भी चाहिए। तो ईडीगिन की जो बात है वो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, मॉन्स्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है समाज की तरफ से, लेकिन एक बहुत वैलिडेशन पाया हुआ अच्छा इंसान भी समाज में नेचुरल इंसान नहीं है। वैलिडेशन के पार जो चले गए, जो परमहंस बन गए, उनको हम अलग रख सकते हैं, लेकिन वो भी हमें सामने नहीं दिखते। हम आज इतिहास की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, नानक की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, लेकिन क्या समाज में हमारे सामने आज ऐसे लोग हैं? तो आप देखोगे नहीं है। जो लोग उनके द्वारा कही गई बातों से उनके मतलब को निकाल के एक नाम का धर्म बना दिया, उन लोगों ने भी धर्म का आधार उसी पे बनाया कि जो अच्छे लोग होंगे वो इस धर्म को मानेंगे और जो बुरे लोग होंगे वो इनकी बात से इनकार कर देंगे। जो मेरे धर्म को मानेगा वो अच्छा है, लेकिन जो दूसरे धर्म को मान रहा है वो बुरा है। ये बुरा कह देने में एक अजीब सी सहूलियत है। इससे क्या होता है, रात को नींद बहुत अच्छी आ जाती है। ये जो सहूलियत है, ये सहूलियत पे एक बहुत बड़ा धक्का है ये सीरीज, कि आप इतनी आसानी से बच नहीं सकते हो। लेकिन इस सीरीज की सबसे खूबसूरत बात है कि ये कोई सीधा सपाट स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, प्रीची नहीं है। इसमें कुछ मैसेज नहीं दे रहा है, कोई मोनोलॉग नहीं है कि एक इंसान बैठ के लास्ट में बोल रहा है कि मैं ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बहुत स्पष्ट बात बाहर निकल के आती है कि ये होता रहेगा। जब तक आप अच्छे लोग बनाने की कोशिश करते रहोगे तब तक बुरे लोग भी बनते रहेंगे, क्योंकि बिना बुरे लोग को आपको कोई अच्छा कहेगा ही नहीं। आप अगर कहते हो मैं बहुत धार्मिक हूं, मंदिर जाता हूं, अहिंसा पालन करता हूं, सुबह 5 बजे उठ के नहाता हूं, अगरबत्ती दिखाता हूं, तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए ही होगा जो ये सब नहीं करता है। क्योंकि जब तक वो आदमी आपको मिलेगा नहीं, आपको कोई अच्छा आदमी कहेगा नहीं। जो इंसान अगरबत्ती नहीं दिखाता है वो सामने रहे तो ही हम अगरबत्ती दिखा के धार्मिक बन सकते हैं। अगर सब लोग अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सच कहूं तो अगरबत्ती की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो दुकान में भी जो आदमी जाके खरीद रहा है वो भी वैलिडेट कर रहा है खुद को, दुकानदार से, समाज से खुद को, कि जो भी है मैं हूं तो एक अच्छा ही आदमी। ये वैलिडेशन जन्म से मिला हुआ नहीं होता है। जन्म से इंसान नेचुरल होता है। एक छोटा बच्चा जो जन्मा है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक समाज बनाता है, वो लेकिन नेचुरल है। उसको पता नहीं
कि मेरे ऊपर किस धर्म का ठप्पा लगा दिया जाएगा। मुझे अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो लोग उसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं, जो उसके अंदर संस्कार डाल रहे हैं, वो उसकी नेचुरलिटी छीन रहे हैं, और उस नेचुरलिटी को छीनने के वजह से ही द्वैत निर्माण हो रहा है। अब द्वैत के बिना कुछ हिलेगा डुलेगा ही नहीं। तो ये जो चल रहा है हमारे आसपास, समाज व्यवस्था, वर्ल्ड की व्यवस्था, राजनीति, देश, सीमाएं, लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि दो किए बिना हम लोगों को नींद ही नहीं आएगी। अगर एक सरकार चलाना हो, सब मिलके चलाओ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, विरोधी पार्टियां चाहिए। हम अगर एक पार्टी चला रहे हैं, एक सरकार चला रहे हैं, तो हमारा बस इतना ही उद्देश्य रहे ना कि हम पब्लिक का भला करना चाहते हैं, पब्लिक ने हमें चुना है। नहीं, पब्लिक ने चुना है वो तो सिर्फ एक रूल बुक है कि हाँ, आया, किसी ने वोट दिया और हो गया और बस जीत गए हम। उससे लेकिन किसी को शांति नहीं मिली। वैलिडेशन किससे मिलेगा? विरोधी पार्टी से, उसका विरोध कर। इसीलिए जो सबसे बड़ा जहां पर बहस होती है, वहां एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। लोग कहते हैं कि अगर विपक्ष मजबूत हो तो सरकार कंट्रोल में रहती है, लेकिन कंट्रोल करने की जरूरत क्या है अगर आपका उद्देश्य अच्छा है? और जब तक विपक्ष लड़ाई नहीं करे, पक्ष को भी मजा नहीं आता। बात लोगों का भला करने के लिए सरकार चलाने की नहीं आती है, बात वैलिडेशन की आती है। और जब तक आपका विरोध ना हो, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे कि न्यूज चैनल्स में हर जगह विरोधियों को बैठाकर झगड़ा लगाया जाता है। मैं सही हूं, तुम सही हो, मैं गलत हूं, तुम गलत हो, तू गलत है, मैं सही हूं। क्योंकि ये लड़ाई देखने में लोगों को मजा आता है, क्योंकि लोगों का दिमाग उस विरोध पर ही टिका हुआ है। कोई बोलेगा मैं इस पार्टी का समर्थक हूं, कोई बोलेगा मैं उस पार्टी का समर्थक हूं, लेकिन दोनों को विरोधी पार्टी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, एक ऐसे पार्टी का समर्थन कोई करेगा ही नहीं जिसका विपक्ष नहीं है। क्योंकि हम जिसका समर्थन भी करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके पीछे भी कोई पड़ा रहे, नहीं तो मजा नहीं आता। मतलब वो समर्थन किस बात को दर्शाता है? कि हम बहुत वैचारिक हैं, हम कुछ कर रहे हैं। ये कुछ कर रहे हैं जो है, मुसीबत वही है। हम दुकान पे बैठे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ये सब कुछ करना ही है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं या मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इससे समाज का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कम से कम सोचने का मौका मिलेगा कि क्या मैं कुछ सोचता भी हूं या बस साबित करने पे लगा हुआ हूं। अगर मेरी बातों से ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे भी अज्ञानी लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वो बात नहीं है। चलो ना, दो अज्ञानी ही बैठते हैं बात करने। किस बात का ज्ञान? कुछ चीज़ें पता है, इस चीज़ का ही वो बात नहीं है। सोचो, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचोगे नहीं
तो समझ नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है। बस एक बेहोशी है। जैसे नींद पे हम कहते हैं ना कि सुबह हुई नींद खुल गई, लेकिन नहीं खुली। सुबह था जिस दिन मां के गर्भ से निकले थे बाहर, वो सुबह हुई थी, लेकिन उस सुबह को रात बना दिया गया, हर लोगों ने मिलके बनाया। क्योंकि लोगों के लिए तभी तक सुविधा है जब तक आप दो तरह से सोचते हो। एक बच्चे को सबसे पहले कहा जाता है, देख मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे फूफा जी हैं। मतलब पहले ही कुछ बाउंड्रीज लगा दी गई कि जिसको हमने बाप कह दिया, पिताजी कह दिया, माँ कह दिया, फूफा जी कह दिया, मामा जी कह दिया, इन लोगों को कटघरे पे कभी खड़ा करना हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि इनका ये नाम है। समझ रहे हो आप? माँ है, पिताजी है, मतलब इन लोगों की सबसे बड़ी कमियों को नजरअंदाज करना है। क्योंकि ये लोग पहले दिन से ही दिखा रहे हैं कि हम देख तेरे लिए कितना कर रहे हैं। जिम्मेदारी, प्यार, सो कॉल्ड। अभी ये इतना कर रहे हैं तेरे लिए, तो तेरी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि कम से कम हमारी गलतियां मत देख। तो सबसे पहले बच्चे के साथ ये छल हो जाता है कि उसको लगता है कि कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोबाइल खरीद के देते हैं, मेरे लिए घर बना के देते हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मैं बीमार पड़ता हूं तो देखते हैं। तो यही हुए ना अपने, जरूरत के टाइम अपने ही काम आते हैं। ये सिखाया किसने कि जरूरत के टाइम अपने ही काम आते हैं? अभी कोई भी बड़ा दुर्योग आ जाए, अभी पूरा वर्ल्ड झेल चुका कुछ बहुत तरह का, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक हो रहा है, वहां पर कौन अपना बचाता है? जरूरत का तो वो भी टाइम है, मर गए सब के सब। और जान बचा, अगर जान बच भी गई घर में किसी की, आपको नहीं भी बचा पाए, तो वो जिंदा रहता ही है बाद में जाके। असली जरूरत के वक्त कौन काम आता है? उतना ही जरूरत में कोई काम आएगा जितना आप उसको वैलिडेट करते हो कि हम आपकी गलती उतना कम पकड़ते हैं। नेचुरल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समाज नहीं होने देता। समाज हमेशा आपको रिश्तों के नाम पर, पैसे के नाम पर, अमीरी गरीबी, जात पात, ये सब कुछ से ऐसे बांध देता है कि आप द्वैत के एक ऐसे जाल में फंसते हो कि उससे अद्वैत में निकलना हजारों लाखों साल तक संभव नहीं हो पाता। इसीलिए लोग कहते हैं कि लाखों सालों में एक बुद्ध पैदा होता है, एक महावीर पैदा होते हैं। क्यों लग जाता है इतना साल? शायद किसी को पता नहीं। ये जो कुछ भी पता नहीं है, यही तो नेचुरल है। लेकिन हम सब सोच के बैठे हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। क्या पता है एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा? मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, मेरा कितना बैंक बैलेंस है, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरे कितने दोस्त हैं, यही पता है ना। क्या होगा ये पता कर? जो हद से ज़्यादा अमीर है वो तो ये भी कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मेरी कितनी प्रॉपर्टी है, वो भी पता नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि मैं दूसरे लोगों से ऊपर ज़रूर हूँ। गरीबी अचानक नहीं होता है, गरीब बनाए जाते हैं, तो अमीरी का मजा है। क्योंकि अमीरी में कोई सत्य नहीं है, वो खुद का पीठ थपथपाना है।
जब तक मेरे आसपास 4 कम पैसे वाले लोग नहीं रहे, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा अपना पैसा होने का। इसलिए कम पैसे वाले लोग बनाओ। समाजवाद, कम्युनिज्म कुछ नहीं कर सकता कोई, क्योंकि जब भी आपके अंदर पावर और पैसे की भूख होगी, तभी आप चाहोगे कि आपके नीचे कोई रहे। समानता आप नहीं दे पाओगे कभी भी। प्रेम नहीं होगा आपके अंदर कभी भी। बिना प्रेम के रहोगे मशीन जैसे। आप खुश तभी रहोगे ना कि मेरे पास अगर 1 लाख है, तो मैं एक ऐसे ही इंसान के साथ बैठूं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, या चलो उसके पास 1,000 है, तो मजा आएगा ना कि चलो मैं किसी से तो बेहतर हूं। तो चाहत क्या होना चाहिए? अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। दुनिया के अखबारों में रोज सुबह निकलना चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आज कौन है। कोई 2nd नंबर पे चला गया, कोई 3rd नंबर पे चला गया। ये पागलपन की चाह क्यों है? जिससे ये लगे कि मैं दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी हूं, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं बाकी सब मुझसे नीचे हैं। तभी तो मजा है ना। अभी आप दुनिया में सबको अपने नीचे अगर कर दोगे, तो आप प्यार किससे करोगे? आप तो अमीर होकर अपने घर वालों को भी अपने नीचे रख रहे हो कि मुझे रेस्पेक्ट करो तो प्रॉपर्टी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। प्यार के लिए तो समानता चाहिए ना। वहां तो अद्वैत काम करता है। वहां पर स्त्रैण चित्त काम करता है, जिसको कुछ पाना नहीं है। स्त्रैण चित्त मतलब बिल्कुल भी इससे बायोलॉजिकल स्त्री मत समझना। एक स्त्री, एक वुमन बहुत ज्यादा पुरुष गुणों से भरी हो सकती है, पुरुष चित्त की हो सकती है, जिस लड़की को भी कुछ अचीव करना है। और एक लड़का बायोलॉजिकल, जिसको ज्यादा कुछ अचीव करने का है नहीं, प्रेम ही काफी है, वो स्त्रैण चित्त से भरा हो सकता है। स्त्रैण चित्त धर्म का मार्ग है। वो धर्म नहीं, बौद्ध, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, वो सब की बात नहीं कर रहा हूं। वो सब संप्रदाय है। जो धर्म से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है ये सब नामों का। धर्म तो एक ही है कि आप नेचुरल हो कि नहीं, आप क्या समाज द्वारा प्रभावित हो, या आप समझ चुके हो कि ये चले एक साइड में। समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप से एक प्रॉब्लम होना चाहिए कि मेरी खुद की पर्सनालिटी है, या जो मुझे सिर्फ सिखाया गया है बचपन से मैं वही बन गया हूं। क्या मैं सवाल उठाता हूं या मान लेता हूं? मैंने मान लिया है भगवान है। क्यों? सहूलियत है, लोग अच्छा बोलेंगे। 4 लोगों के साथ मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, तो लोग बोलेंगे नहीं भाई ये अच्छा इंसान है, मंदिर जाता है। वैलिडेशन। लेकिन अपने को हम खुद वैलिडेट कर पाते हैं? वहां पर तो फिर वही बात आ जाती है कि मुखौटा है, कुछ पहन लो, जब जो जी चाहे। इडिगिन की माँ का वो स्किन और वो फेस का जो मुखौटा, जो आप सीरीज देख के आपको पता चलेगा, वो लगाने का मतलब क्या है? सड़े हुए समाज व्यवस्था का मुखौटा है वो। लाश के स्किन से बना हुआ मुखौटा। ये सीरीज एक बहुत बड़ा तमाचा है। इंसान को जताना है, इंसान को समझा रहा है, सतर्क कर रहा है कि जीने दो, वैसे जीने दो जो जैसा है। और अगर नहीं दोगे, आपको 2 बना के ही रखना है, तो फिर होता रहेगा यही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इससे निकलकर
बुद्धत्व के मार्ग में भी जा सकते हैं। कठोर उनको भी घर के लोग कहेंगे कि अच्छे तो थे बुद्ध महावीर, इनके घर के भी लोग, क्या परेशान किया था। बुद्ध जब लौट के आए बुद्धत्व के बाद, तो उनकी वाइफ ने कहा था कि तुम अगर घर में रह के भी यही साधना करते तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करती। यहाँ सुख सुविधाएं थी, जो भी थी, करते साधना। आम्रपाली ने भी बुद्ध को कहा था ये कि आप मेरे घर में भी साधना कर सकते हो, इसके लिए सब कुछ छोड़ के एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध ने जवाब दिया था इस चीज़ का अपने वाइफ को कि अकेले निकल जाने का मतलब तुम लोगों को त्याग करना नहीं है। अकेले निकल जाने का मतलब खुद को ढूंढना है। और जब तक हम भीड़ में रहेंगे खुद से मुलाकात नहीं होगी कभी भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बुद्ध ने किया खुद से मुलाकात करने के लिए निकल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उस युग की कुछ सुविधाएं भी थी, आबादी कम थी, छोटे छोटे गांव में अगर बौद्ध भिक्षु घूमते थे तो उनको कुछ खाने को मिल जाता था। आज अगर कोई ऐसे आके आपके घर में सिर्फ खाना मांगे तो आप उसका अपमान भी कर दे सकते हो, उसको नहीं भी मिल सकता है। काफ़ी स्ट्रगल, आबादी, बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं बुद्ध महावीर के युग की आज बदल चुकी हैं। लेकिन एक सत्य हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये सब राजा के बेटे थे जो भिक्षा की थाली लेकर निकल पाए बाहर। बात वहां आ जाती है। ये हुआ है कि आज राजा बनना हर कोई चाहता है, लेकिन बुद्ध बनने की चाहत नहीं। और बनने की चाहत की भी बात नहीं कि हम चाहें तो बन जाएंगे, वो बात नहीं है। वो मेंटलिटी, इंडिविजुअलिटी की तलाश। देखला, जब तक इडीगिन की माँ जैसी लोग रहेंगे इस सीरीज में, जैसा दिखाया गया है, उसके गर्लफ्रेंड जैसे, समाज में बाकी जो लोग थे उनके जैसे, किसी को पर्टिकुलरली उंगली दिखाकर यहाँ पर ये बुरा है ये अच्छा है नहीं दिखाया गया है। मॉन्स्टर के पोस्टर में ईडी का ही चेहरा है, लेकिन वो चेहरा एक्चुअली सड़े हुए समाज व्यवस्था का है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे लोग भी जन्म सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि बिल्कुल उल्टा भी बुद्ध भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग मॉन्स्टर सीरीज बनाते हैं उन लोगों को गॉड सीरीज भी बनाना चाहिए, कि इसी सड़े हुए समाज व्यवस्था से कौन लोग गॉड बन गए। गॉड मतलब आसमान में रहने वाले गॉड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इस धरती में, इस समाज में रहकर हमारे बीच एक मॉन्स्टर सीरीज चल रहा है तो बाजू में एक गॉड सीरीज भी चलना चाहिए। कि कबीर कैसे बन गए इस व्यवस्था के बीच, बुद्ध कैसे बन गए इस व्यवस्था के बीच, महावीर कैसे बन गए वो इसी सड़े गले समाज व्यवस्था के बीच। तो वो बैलेंस बैठेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से कोई चीज़ बनाते हो, क्योंकि जब भी कोई कॉमर्शियल कोई क्रिएशन करता है, कॉमर्शियल एस्पेक्ट से कि इससे नाम पैसा दोनों आए, तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को कि कौन सा चीज़ बिकता जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, हॉरर बिकता है, सेक्स बिकता है, मर्डर बिकता है, थ्रिल बिकता है, लेकिन बुद्ध महावीर को आप बेच नहीं सकते। बुद्ध क्यों बुद्ध बन गए, ये पिक्चर उतना हिट नहीं होगा थिएटर में। अगर आप महावीर भगवान के लाइफ पे एक पिक्चर बनाओ, हिट नहीं होगी, उतना करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगा वो, क्योंकि लोग उस चीज से अभ्यस्त ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था तो बात हो रही थी कि सक्सेस होना, पैसा कमाना, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना, यही एम होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकोगे समाज के लिए। अगर पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे। तो मैंने उस इंसान से पूछा कि राजा होना सही है या महावीर होना।
तो सामने वाले ने एक अजीब जवाब दिया कि महावीर के बारे में बात मत करो क्योंकि वो भगवान थे, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ये आउट ऑफ सिलेबस हम जब तक बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, क्राइस्ट को कहते रहेंगे तब तक ये हिट नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है कि क्राइस्ट पे बनी कोई पिक्चर कमर्शियल हिट नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ कि बुद्ध पर जो सबसे खूबसूरत सीरियल मैंने बुद्ध का देखा है वो उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है? एक इंसान कैसे सत्य की प्राप्ति करता है आंखों देखी, वो हिट नहीं है। लेकिन इंसान रोज सुबह से शाम मर्डर कर रहा है, एनिमल, सुपर हिट। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई पिक्चर बुरा है या अच्छा है, टेक्निकली सब अच्छा है, पैसा कमाए इंडस्ट्री। लेकिन सोचने की बात है कि इंडस्ट्री भी सिनेमा तो बना रही है समाज के लिए ही ना। तो कोई इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है, वो क्यों सुपर हिट नहीं होती? सुपर हिट कराने का फॉर्मूला ऐसा क्यों है कि अगर हम भगवान को दिखाएंगे भी तो फिर रामायण बनाएंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें रावण है, एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। आप ऐसा भी एक रामायण बनाओ कि राम का नेचर कैसा था। सिर्फ राम को समझना कितने लोग चाहते हैं? किसी को पड़ी नहीं है। सबको एक ही चीज की पड़ी है कि रामायण देखूंगा, रावण आएगा, सीता हरण करेगा, राम जाके तीर मारेंगे, हम चिल्लाएंगे, बुराई पे अच्छाई की जीत, हो गया। राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र समझे बिना आप राम को कैसे समझोगे? राम को रावण के लिए मत टिका के रखो। प्रॉब्लम वही है कि हमारे लिए राम अधूरा है अगर रावण की कहानी नहीं जुड़े साथ में तो। लेकिन राम भी तो बेसिकली अंदर से महावीर और बुद्ध ही हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ राम के स्वभाव को बताते हैं तो वो पिक्चर चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहां अद्वैत है। वहां जो चीज होगा उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा किसी का। क्या है यार, इतने बोरिंग इंसान थे, शांत, ध्यानी, मेडिटेटिव, क्या होगा? पैसा नहीं आएगा इससे। इसलिए एडिगिन स्टोरी मैं कहता हूं हर कोई वही देखेगा तो हर कोई, मेरे कहने से कोई देखेगा नहीं देखेगा की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये मॉन्स्टर एडिगिन स्टोरी देखता है ना तो हर तरह से सोच के देखे, जजमेंटल होके नहीं कि कितना बुरा था ये इंसान, इस वजह से ये सुपरहिट है। नहीं, कितना अच्छा हो सकता था ये इंसान, इस वजह से मुझे ये सीरीज सुपरहिट है मेरे लिए। एक इंसान जो सीधा बुद्ध हो सकता था उसको आपने मॉन्स्टर बना दिया। बुद्ध के सामने खड़े होकर अंगुलीमाल भी बुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ईडी को कोई मिला नहीं बुद्ध जैसा, क्योंकि वही बात आ जाती है कि लाखों हजारों सालों में एक बुद्ध पैदा होते हैं और सबके सामने आएंगे भी कि नहीं, सबकी ज़िंदगी में मिलेंगे भी कि नहीं, और मिलने से भी हर कोई बदलेगा कि नहीं ये भी तय नहीं, क्योंकि बुद्ध के पिता तो लास्ट तक मान नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों किया मेरे बेटे। सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन क्षमा नहीं किया कर सके थे मन से पूरा, कि क्या ज़रूरत था जब सब कुछ था ही। तो बुद्ध को पता था ये राजपाट, ये पैसा, ये शोहरत, ये सिंहासन, ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मुझे पाना है। क्या है सब कुछ, वो जानने के लिए भीड़ से निकलना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ आपको भूलने ही नहीं देती है कुछ। हमेशा आपको अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, जाति पात, पैसा गरीबी,
ये सब में फंसा के रखेगा, आपके सबसे करीबी लोग भी। आपको लगता है ना कि मेरे दोस्त हैं, मेरे घर के लोग हैं, माँ बाप हैं, हर कोई फंसा रहा है आप। और इसमें पर्टिकुलर किसी पर्सन की गलती नहीं है, वो लोग भी समाज के द्वारा फंसे हुए लोग हैं। उनके माँ बाप ने भी यही सिखाया था, उनके दोस्त भी ऐसे ही थे। जो भी हो, ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट है। एक तरह से कहूँ तो क्लासिक टेल है। ये आप ज़रूर देखो, लेकिन समझ कर, जजमेंटल होकर नहीं। आगे कुछ ऐसा आएगा तो मैं उसके बारे में ही बात करूँगा। एक आप एडल्सेंस भी देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। लेकिन हाँ, एडल्सेंस भी करीब करीब यही टॉपिक को ही छूती है कि कैसे अवॉइडेड होकर आज का जनरेशन गैजेट्स के हाथों में पड़ के अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाने के वजह से, माँ बाप से कुछ जजमेंटल कमेंट्स मिलने के वजह से, समाज द्वारा निर्मित कुछ नोशंस के वजह से बचपन से ही बहुत ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं। उस पर थी एडल्सेंस, जो भी बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक था समाज में उठाना, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और नए में ये मॉन्स्टर ईटिंग इन स्टोरी, कुछ अच्छे सीरीज़ आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि कुछ अच्छी सिनेमा भी आए। मुझे इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक का ट्रेलर भी अच्छा लगा। पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि उनका उद्देश्य क्या है पिक्चर बनाने का। उद्देश्य जानने के बाद ही उस पिक्चर के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ। एकदम ज़रूरी नहीं है कि कोई पिक्चर अच्छी है या टेक्निकली वेल मेड है बोलकर ही वो सुपरहिट है। मैं बिल्कुल भी टेक्निकल एस्पेक्ट को भी सेकंड, कहानी को भी सेकंड रखता हूँ। मेरे हिसाब से कोई पिक्चर अच्छी या बुरी तब बनती है जब उस पिक्चर को बनाने का एम क्या है। आंखों देखिए, एक बहुत कम बजट की पिक्चर है, फ्लॉप है, तो इसका मतलब क्या वो एक बुरी पिक्चर है? नहीं। और कोई पिक्चर करोड़ों में कमा रही है, तो ही क्या सिर्फ वो अच्छी पिक्चर है? वो भी नहीं। उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य मानवता है, अगर उद्देश्य समरसता है, अगर उद्देश्य एक्चुअल वाला धार्मिक है, ये संप्रदाय वाला नहीं, अगर उद्देश्य अपने जड़ों को पहचानना है कि हम नेचर के कितने करीब हैं, इसी वजह से मुझे कांतारा अच्छी लगी। कांतारा हमें नेचर के पास ले जाती है और किसी वजह से नहीं। टेक्निकली ठीक है, वेल मेड है, एंटरटेनिंग है, राजा रानी कहानी सब कुछ ठीक है, वो तो एक चाहिए ही होगा 3 घंटे की एक कहानी सुनाने के लिए। लेकिन एम अच्छा है कांतारा का, इस वजह से मैं उसको भी 5 में से 5 स्टार ही देता हूँ। बिल्कुल भी और किसी बात में नहीं जाके, क्यों बनाया है ये सोच के। ईडिग इन स्टोरी भी आप देखो, क्यों बनाया है सोचो, उसके एंटरटेनिंग थ्रिलिंग एस्पेक्ट से थोड़ा निकलो कुछ देर के लिए, और सबसे ज़्यादा सोचो वो मुखौटा क्या है जिसको पहनकर इंसान बेहोशी में भी खुश रहता है कि मेरा कोई तो है। आप सब मेरे साथ इस यात्रा में जितना भी चलो, अकेला ही चलना है मुझे। आपके अकेलेपन से मेरी दोस्ती है, आपके सामाजिक स्वरूप से नहीं। आपकी इंडिविजुअलिटी तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। आपके अंदर का बुद्धत्व, आपके अंदर का इंडिविजुअल अगर मेरे साथ बात करके एक रास्ता दिखता हुआ अगर दिखे कि सब कुछ ही रहे ना, लेकिन उसके भी अंदर प्रेम भी रहे। अभी क्या हो गया है कि सब कुछ है, प्रेम नहीं है, जिस वजह से क्या हो गया है, मेन चीज गायब होता जा रहा है समाज से। अभी एक ही बात आती है कि आपसे बात करके फ़ायदा क्या है। आपको जो मैंने 1 घंटा दिया, मेरा फ़ायदा क्या हुआ?
तू मेरा बेटा है तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ, आप मेरे पिताजी है तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे दोस्त रख के फ़ायदा क्या है जो मेरे बेहोशी में साथ न दे। दोस्त तो वही है ना कि जो कहे कि हाँ तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तो मज़ा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गलत हो, मैं बोला कि वो तुमको सोचना है कि 4 लोगों ने मुझे चढ़ा दिया तो क्या वही मैं हूँ? नहीं, स्वीकार करना होगा खुद को, मुखौटा खोलना होगा, नज़रिया बदलना होगा, तो ही हम सही जजमेंट दे पाएंगे अपने आप को। समाज हमारे जजमेंट के भरोसे नहीं बैठा हुआ, वो तो चलता रहेगा, लेकिन खुद को क्या जवाब देंगे जब जिंदगी की शाम आ जाएगी तो, कि जिंदगी भर वही किया जो सब लोग करते हैं। प्रकाश आया आप सबकी जिंदगी में, कुछ फूल तो खिले, कुछ प्रेम के फूल खिले।